दोस्तों, आप देख रहे हैं सौरभ विद एक्सप्लेन सौरभ के साथ। तो हम अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अनोखा तिलिस्म ये एक थोड़ी लंबी स्टोरी है जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं पार्ट 1 से शुरू करूँगा। और अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं आगे की भी पार्ट इसके शेयर करूँगा। तो कहानी अपनी शुरू करते हैं। रायगढ़ दूर पहाड़ियों पर बसा एक राज्य था और वहाँ का राजा भूदेव था, जिसकी 3 पुत्रियाँ रेवती, किशोरी और नंदिता तथा एक पुत्र प्रताप था। महल से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की उत्सुकता हमेशा प्रताप को बनी रहती थी, जिसकी जानकारी भूदेव को अच्छी तरह से थी। वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि प्रताप उस जंगल की ओर कभी भी ना जा पाए, क्योंकि वो अपने इकलौते पुत्र को खोना नहीं चाहता था। लेकिन प्रताप को चैन कहाँ था। वह उस मायावी कहे जाने वाले जंगल के बारे में पता लगाना चाहता था। एक दिन प्रताप ने ठाना कि बस बहुत हो गया। वो आज रात खुद उस जंगल के रहस्य का पता लगाएगा। आखिर क्या है इसमें जो सब इतना डरते हैं। इतना घना जंगल है तो अंधेरा तो होगा ही, और जंगल में जानवर होंगे तो डरावनी आवाजें तो आना आम बात है। और रही बात लोगों के एक बार उस जंगल में जाने के बाद वापस ना आने की बात, तो शायद ये उनकी लापरवाही का नतीजा हो कि जानवर उन्हें जान से मार देते हों और खा जाते हों। रात हुई। प्रताप ने अपने दोस्त सुमेर से पहले ही सलाह कर रखी थी। वो महल के गुप्त द्वार, जो कि रसोई से होते हुए नदी के पार खुलता था, वहां से जंगल पास ही था। वहां पर घोड़ा लिए प्रताप का इंतजार कर रहा था। समय होते ही प्रताप छुपते छुपाते रसोई में पहुंचा। उसने तंदूर के पास बने एक खंभे में बनी एक अजीब सी जगह में चिड़िया के आकार का खिलौना रखा और उसे 3 बार दाईं ओर और 1 बार बाईं ओर घुमाकर अंदर की ओर दबा दिया। इससे वो खंभा एक ओर हट गया और एक आदमी के निकलने के लायक रास्ता खुल गया। प्रताप को इस दरवाजे के बारे में उसकी दादी ने बताया था। वो इस दरवाजे से छुपकर नगर घूमने जाती थी। प्रताप बाहर निकला और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। वो जंगल से कुछ ही दूर थे। आषाढ़ की गर्मी में शरीर को थर्रा देने वाली हवा चल रही थी। सियार की आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे वो कानों के पास ही मृत्यु राग अलाप रहा हो। सुमेर प्रताप को बार बार आगे ना बढ़ने की चेतावनी दिए जा रहा था कि अभी भी समय है, वापस चलो। परंतु प्रताप की उत्सुकता उसे किसी की सुनने ही नहीं दे रही थी। दोनों जंगल के पास पहुंच गए। चलो सुमेर, आ गए हम अपनी मंजिल पर। आज वो कहावत सच हो जाएगी। कौन सी? सुमेर ने उत्सुकता से पूछा। अरे वही, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, प्रताप ने हंसते हुए जवाब दिया। चलो, इतिहास गवाह होगा कि एक दोस्त अपने दोस्त की पागलपन की वजह से कुर्बान हो गया। दोनों बातें करते जंगल में प्रवेश करने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, ठहरो नौयुवकों, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा, जिसकी कमर झुकी हुई थी, अपने आप को एक गंदे लबादे में लिपेटे हुए, एक हाथ से लाठी पकड़े और दूसरे हाथ में लालटेन पकड़े, धीमी चाल से उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। कौन है आप? और इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे हमें रोकने का आपको क्या अधिकार है? आप जानते हैं ना, मैं इस राज्य का राजकुमार प्रताप हूँ। मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता। शांत, शांत। मुझे पता है तुम कौन हो, उस आदमी ने प्रताप से बोला। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम अपनी जान दांव पर लगाने जा रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान, अपने परिवार और अपनी जनता का मोह नहीं है? तुम अपने साथ इस राज्य का भविष्य भी दांव पर लगाने जा रहे हो। आप भी कई सुनी कहानियों में आ गए। ये सब एक अफवाह है जो दिन पर दिन बढ़ती चली आ रही है। मैं सिर्फ लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, प्रताप ने जवाब दिया। मैं उनका भावी राजा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता किसी अफवाह के डर में जिए। नहीं राजकुमार, ये जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, एक तिलिस्म है जिसे कोई भेद नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो बाबा? इतनी अफवाहें कम थी क्या जो आप ये एक और कोरा झूठ फैलाने आ गए? नहीं राजकुमार, यही इस जंगल की सच्चाई है और ये सत्य से
हर कोई वाकिफ नहीं है, किसी किसी को ही इस कहानी का ज्ञान है। और आप ये कहना चाहते हैं कि आपको उस सत्य का ज्ञान है? प्रताप ने आश्चर्य भरी नजरों से बूढ़े की ओर देखते हुए बोला। मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। कृपा कर आप मुझे उस सत्य से अवगत कराइए। मैं आपको वो कहानी जरूर बताऊंगा, परंतु आप वादा करिए, इसके बाद आप आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से वापस लौट जाएंगे। पहले तो प्रताप ने सुमेर की ओर देखा। सुमेर पहले से ही चाहता था कि प्रताप जंगल में न जाए। वो झट से बोल पड़ा कि हम वादा करते हैं कि हम सच जानने के बाद ही यहाँ से लौट जाएंगे। ठीक है। वो तीनों वहीं एक पेड़ के नीचे रखी बड़ी शिलाओं पर बैठ गए और बूढ़े ने कहानी शुरू की। कई सौ साल पहले रायगढ़ पर एक अत्यंत धनी और शक्तिशाली राजा प्रकचूर्ण, जो देवताओं को भी टक्कर दे सके, राज्य करता था। उसके पास अपार संपत्ति थी। राजा को तंत्र और योग की सारी विद्याओं का ज्ञान था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। उसने कई शादियां की, लेकिन उसके नसीब में संतान सुख नहीं था। दुश्मनों की भरमार के चलते राजा के रिश्तेदारों की गिनती भी चंद ही बची थी। समय ऐसे ही निकलता गया। जल्द ही राजा को पता चला कि काल की नज़र उस पर पड़ चुकी है और वो कभी भी अपना रुख राजा की ओर कर सकता है। राजा को अपनी अपार संपत्ति की चिंता हुई। वो अपने खजाने को किसी गलत हाथ में नहीं पड़ने देना चाहता था। उसने कुछ जिन्नों का आह्वान किया और रातों रात कुछ ही दूरी पर एक काला महल बनवाया, जो कि धरती के अंदर था। महल बनाने के बाद रात में ही प्रक्षुण्ण ने अपना सारा खजाना उस महल में पहुंचा दिया। उस महल के बारे में सिर्फ राजा के विश्वसनीय मंत्री अमर सिंह को पता था। राजा ने मंत्री को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी और वो उस महल में चला गया। उसने 1 माह उस महल में बिताया और अपनी सारी शक्तियां लगाकर दुनिया का सबसे उलझा हुआ और ताकतवर तिलिस्म बनाया, जिसे तोड़ना शायद देवों के बस में भी न होता था। 1 माह तक मंत्री ने राजा के न होने की किसी को कानो कान खबर न होने दी। सबको यही पता था कि राजा बीमार है और उसका उपचार एक बहुत बड़े वैद्य कर रहे हैं, और वैद्य की ये शर्त है कि राजा से किसी को मिलने की अनुमति नहीं है। 1 माह बाद जब राजा महल लौटा, तब वो सच में मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका था, परंतु वो ऐसा तिलिस्म बनाने में कामयाब रहा, जो अब तक का सबसे ताकतवर तिलिस्म होने के साथ साथ जीवधारी और खूनी भी था। इस तिलिस्म में जितने लोगों की मृत्यु होगी, ये उतना ही जवान और ताकतवर होता जाएगा। तिलिस्म की एक खासियत थी, जो जितना बड़ा तिलिस्म बनाता था, उसे उतना बड़ा श्राप लगता था और उसे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता था। उसने मंत्री को बताया कि वो चंद दिनों का मेहमान है, और उसने अंबर सिंह को एक बक्सा भी दिया, जिस पर ऊपर की ओर 2 चिन्ह बने हुए थे, जिसको सर्पों ने चारों ओर से जकड़ा हुआ था, और बक्से के चारों तरफ एक घने जंगल की तस्वीर खरेदी हुई थी। प्रक्षुण्ण ने अमर सिंह को बक्सा देते समय कुछ खास तो नहीं कहा, परंतु इतना जरूर कहा, वो अपने खजाने की चाबी उसे सौंपे जा रहा है। इस चाबी से मेरे खजाने का पता वहीं लगा पाएगा जो इसके लायक होगा, जिसकी नीयत साफ होगी और उसमें देवत्व के गुण होंगे। परंतु राजन, मैं ऐसे इंसान को कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर लाऊंगा? तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तिलिस्म की चाबी है, जो अपने आप में जादुई है। ये अपनी राह स्वयं तय करेगी। तुम बस एक रखवाले हो। इस चाबी की जिम्मेदारी का मतलब है, जब तक ये तुम्हें अपने आप न छोड़ दे, तुम संसार का त्याग नहीं कर सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कभी जानबूझकर उसे खुद से अलग करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें भुगतान देना होगा। और यदि ये कभी तुम्हारे पास से अपने आप गायब हो जाए, तो ढूंढने की कोशिश मत करना। ऐसा कहते हुए राजा बिस्तर पर गिर गया। मंत्री प्रक्षुण्ण राजा की ओर तेजी से दौड़ा, लेकिन प्रक्षुण्ण ने इशारे से उसे मना कर दिया। अंबर सिंह को इस बात का एहसास हो चुका था कि राजा उसे इस जिम्मेदारी के रूप में बहुत बड़ी मुसीबत देकर जा रहा है, जिसके चलते उसे बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। राजा की सौतेली बहन त्रिवेणी, जो कि दोनों की बातें सुन रही थी, उसके मन में खजाने को ढूंढकर अकेले हड़पने का लालच आ गया। तभी उसके मस्तिष्क में एक तरकीब आई। उसने पड़ोसी राज्य को इस बात की खबर कर दी कि राजा बलहीन और शक्तिहीन हो चुका है। यदि वो इस समय रायगढ़ पर हमला करें, तो वो राजा का सारा खजाना हथिया सकते हैं। इस खबर के बदले वो
बस एक बक्सा जो कि अमर सिंह के पास है वो चाहती है। पड़ोसी देश देवलगढ़ के राजा मलय सिंह को ये संदेशा मिला, परंतु कोई योजना बनाने व हमले से पहले उसने बात की संतुष्टि करना जरूरी समझा। 2 दिन बाद मलय का गुप्तचर संदेश लेकर आया कि पत्र का एक एक शब्द सही है। मलय को इस बात में बहुत खुशी हुई। उसने कुछ ही दिनों में सशक्त सेना व हथियार इकट्ठा कर लिया और रायगढ़ के लिए कूच कर दिया। इधर प्रकचूर्ण को गुप्तचरों द्वारा हमले की खबर हो चुकी थी। उसे पता था कि युद्ध नहीं जीता जा सकता है। राजा ने अंबर सिंह को अपने शयन कक्ष में बुलाया और उससे ये राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। अंबर सिंह के आनाकानी करने पर राजा ने हुक्म जारी किया। एक मंत्री होने के नाते राजा का हुक्म मानना उसका धर्म था। इधर राजा ने अपनी रानियों को कुछ धन के साथ उनके मायके भेज दिया और सेना को युद्ध पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि परिणाम पता होते हुए भी यदि वो उन्हें युद्ध के लिए भेजता तो ये हत्या होती, महापाप होता। सेना युद्ध मैदान में आ पहुंची थी। प्रकचूर्ण ने एक सैनिक द्वारा मलय को संदेश पहुंचाया कि हमारी सेनाएं नहीं लड़ेंगी, हम दोनों में द्वंद्व होगा, राजा की हार सेना व राज्य की हार होगी। मलय को ये प्रस्ताव पसंद आया। वो इस द्वंद्व के लिए तैयार हो गया। दोनों में 3 पहर तक द्वंद्व हुआ और मलय की तलवार ने प्रकचूर्ण का रक्त रंजित कर दिया। शायद मृत्यु ही तिलिस्म का भुगतान था और कुछ ही समय में प्रकचूर्ण परलोक सिधार गया। मलय की विजय हुई, देवलगढ़ की विजय हुई। रायगढ़ अब मलय का था। उसने द्वंद्व खत्म होने के पश्चात आराम करना, भोजन करना भी जरूरी नहीं समझा। उसने महल की ओर कूच किया और महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन ना तो मलय के हाथ मंत्री लगा और ना ही खजाना। क्रोध में आकर उसने त्रिवेणी को हाजिर होने को कहा। सेवकों के अलावा वो अकेली राजा के परिवार से महल में बची हुई थी, वो भी केवल अपने लोभ के कारण। त्रिवेणी के आते ही मलय ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। मृत्यु के भय से वो मलय के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मलय सिर्फ उससे खजाने का पता पूछे जा रहा था और वो मुझे नहीं पता की रट लगाए हुए थी। परंतु एक वक्त आया जब त्रिवेणी को लगा अब वो मारी जाएगी। उसके पास अपनी जान बचाने का एक ही रास्ता था कि वो राजा को बक्से का सच बता दे, और उसने ऐसा ही किया। ये बातें जानकर भी मलय बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसकी बात में ऐसा कुछ नहीं था जो उस खजाने तक पहुंचाता। उसने त्रिवेणी की हत्या कर दी। मंत्री की खोज में आधी दुनिया छान मारी, लेकिन वो नहीं मिला। मलय को कहीं न कहीं विश्वास था कि मंत्री को खजाने के बारे में जानकारी है और क्या पता त्रिवेणी सच कह रही हो। उधर बीतते समय के साथ उस तिलिस्मी जमीन पर एक घना जंगल बस गया, जहां से गुजरते लोगों की रूह कांपती थी। किसी को नहीं पता था इतनी जल्दी इतना घना जंगल कैसे पनप गया। मलय ने उस जंगल के अस्तित्व का पता लगाने के लिए कई लोगों को वहां भेजा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उसे विश्वास हो गया ये खजाना वही है और वहाँ कोई तिलिस्म तो है, क्योंकि कुछ ही वर्षों में इतना घना जंगल अपने आप बस जाना नामुमकिन बात थी। और प्रकचूर्ण इतना बड़ा ज्ञानी था। मैंने कैसे नहीं सोचा कि वो अपनी अपार संपत्ति को ऐसे ही किसी साधारण तहखाने या महल के किसी कोने में छोड़ेगा। वर्षों बीत गए, उसने मंत्री की खोज जारी रखी, लेकिन उसे मंत्री नहीं मिला। उसका बुढ़ापा आ गया, रायगढ़ उसके बच्चों ने संभाल लिया। मलय ने सोचा कि अब तो बुढ़ापा आ ही गया है, अब मरना तब मरना है, क्यों ना एक बार खुद भी कोशिश की जाए। सफल रहे तो उसका नाम इतिहास में स्वर्ण शब्दों में आएगा, नहीं रहे तो मरना तो है ही। तो दोस्तों, हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में बताएं, तो इसका मैं पार्ट लाऊंगा। और शायद मलय जंगल में जाएगा और क्या ये खजाना को ढूंढ पाएगा, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसका मैं सेकेंड पार्ट लाऊंगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ये हमारा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। और क्या राजा मलय उस जंगल में जाएगा, आप लोगों को क्या लगता है? तो इसका सेकेंड पार्ट अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि सेकेंड पार्ट लाओ, तो मैं सेकेंड पार्ट अवश्य लाऊंगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।